आदि महल की तरफ। साइकिल वितरण समारोह में यहाँ पर माता समलेश्वरी के प्रांगण में उपस्थित आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि यहाँ की मधुरी ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय न्यूटन सर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित पत्रकार साथी और भाजपा जिला के मीडिया के प्रभारी आदरणीय राकेश भारती जी, मंच पर उपस्थित दैनिक छत्तीसगढ़ अखबार के संवाददाता आदरणीय अंबिकेश गुप्ता जी, मेरे साथ आए हुए मंच पर उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुश्ती के महामंत्री आदरणीय सनाउल्लाह जी, यहाँ मंच पर उपस्थित मधुबनी के ही आप सब उनसे परिचित हैं, हमारे अच्छे साथी सहयोगी आदरणीय असलम भाई, आदरणीय विनायक जी, यहाँ मंच पर उपस्थित इस विद्यालय के सभी आदरणीय गुरुजन, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के सभी अभिभावकगण और यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, गरीब बच्चों के लिए है, विद्यालय से दूर जो निवास करते हैं उनके लिए ये योजना है, सरस्वती साइकिल वितरण योजना। और ये योजना निःशुल्क, आप लोगों को साइकिल जब मिलता है तो उसका कुछ पैसा ऐसा देना पड़ता है, जोर से बोलिए, नहीं देना पड़ता ना। तो ये निःशुल्क साइकिल वितरण योजना और विशेष करके हमारे प्रदेश में जो बालिका शिक्षा का स्तर था पहले, वो बालक लोगों के शिक्षा के स्तर से बहुत कम था। बच्चियां अपने गांव के स्कूल में प्राइमरी स्कूल तक तो पढ़ लेती थी, थोड़ा दूर दराज में अगर मिडिल स्कूल है तो वहां तक भी जाकर पढ़ लेती थी, या गांव में ही मिडिल स्कूल है तो पढ़ती थी। लेकिन हाई स्कूल अगर विद्या अध्ययन करना हो उनको और दूर जाना हो 2-4-5 किलोमीटर, तो घर वाले भी जाने नहीं देते थे और बच्चियां खुद भी जाना नहीं चाहती। इससे जो बालिका के शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम होता जा रहा था। उसको ध्यान में रखकर सरकार ने एक योजना बनाई, सरस्वती साइकिल वितरण योजना। इसका प्रभाव ये हुआ कि कक्षा 9वीं में प्रवेश करने वाली बच्चियों को ये साइकिल दिया जाना है। तो जिन बच्चियों का घर 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर होता था विद्यालय से, उन बच्चियों के अभिभावक भी अपने बच्चियों को फिर स्कूल भेजना प्रारंभ किए। योजना का लाभ मिला बच्चियों को और दूर से भी बच्चियां समय पर स्कूल आने लगी और समय पर विद्यालय से विद्या अध्ययन करने के उपरांत घर भी पहुंचने लगी। उसका फायदा ये हुआ कि पहले की तुलना में और आज बालिका शिक्षा में उत्तर वृद्धि हुई।
वो जो प्रतिशत है, आंकड़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बालिका बहुत बढ़ चढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने लगी। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है ज्ञान का होना, है कि नहीं? और ज्ञान अर्जित कहाँ होगा हमको? विद्या से और विद्यालय से। अगर हम विद्यालय पहुंचेंगे ही नहीं तो हमको कहां से मिलेगा ज्ञान? गुरुजनों के सानिध्य में नहीं रहेंगे तो हमको कहां से ज्ञान मिलेगा? है कि नहीं? तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, शासकीय सेवा में जाएं, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सेना के उच्च पदों पर जाना है, व्यापार व्यवसाय के लिए भी आपको अच्छी जानकारी जरूरी है। तो नौकरी के लिए, शासकीय सेवा के लिए ही ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में भी, सामान्य आप सामाजिक जीवन में भी आपको, अगर आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान हैं, तो आप बहुत सारी चीजों का निराकरण अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में बैठ के भी कर सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग देखते हैं गांव में, जब हमारे गांव में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा बुद्धिमान है, तो उसको हम लोग बुलाते हैं फैसला के लिए, कि इसका जो फैसला होगा वो न्याय संगत होगा, है कि नहीं? इसलिए उनको बुलाते हैं कि उनको ज्यादा अनुभव है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएं जहां पर जाने के लिए, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए या उस ऊंचाई पर बने रहने के लिए शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आजकल कखा गघा लिखने के लिए, एबीसीडी लिखने के लिए आप लोग देखे होंगे, आपके गांव में भी प्रौढ़ शिक्षा संचालित है। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो हैं, अपने दस्तखत नहीं कर पाते हैं, नाम नहीं लिख पाते, है ना? तो गांव गांव में प्रौढ़ शिक्षा संचालित है, ठीक है? तो वो शिक्षा केवल शिक्षित करने के लिए, कि वो अपना नाम लिखने जान जाए, कुछ चिट्ठी पत्री उनके नाम पर आता है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पढ़ना जान जाए, इस उद्देश्य से वो शिक्षा चालू की गई थी। और उसमें अब लोग कम से कम जाते हैं तो अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं, है कि नहीं? तो शिक्षित होने के लिए तो प्रौढ़ शिक्षा वाले विद्यालय में भी जाके हम लोग अपना नाम लिखना सीख जाएंगे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जिस तरह से प्रतिस्पर्धा है, उसमें केवल शिक्षित होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप मधुबनी हाई स्कूल से, हायर सेकेंडरी से आप 10वीं और 12वीं पास करके जब आप जाएंगे कहीं महाविद्यालय में या उच्च संस्थान में पढ़ने के लिए, तो वहां आपका प्रतिशत देखा जाता है कि कितना प्रतिशत है। अब शिक्षित होना भी जरूरी नहीं है, बनिस्बत उसके साथ साथ अब हमारी योग्यता भी महत्वपूर्ण हो गई है। मतलब जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, उस क्लास में हम कितना आगे हैं। और मेरा आप सबसे ये निवेदन है, जितने भी यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, 11वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चे होंगे, सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोग केवल पास होने के लिए पढ़ाई ना करें। आप लोगों का पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी राकेश भाई बता रहे थे, कि आप इतना अंक अर्जित करें अपने विद्यालय में कि आपके विद्यालय का नाम,
आपका नाम, आपके परिवार का नाम और इस क्षेत्र का नाम पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे देश में नाम रोशन हो। ये कोशिश हम लोग को करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में, विकास खंड में। पिछले साल 2 साल पहले एक बच्चा टॉपर हुआ था, पहाड़ी कोरवा समाज से था। वो कुसमी बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था, जो 1 से लेके टॉपर 10 बच्चों का श्रेणी होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का, पूरे छत्तीसगढ़ का। उस 10 बच्चों में वो अपना स्थान लाया था। कुसमी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र, धनेशपुर का, पहाड़ी कोरवा परिवार से बच्चा था। बहुत अभाव में वो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण किया होगा वहां धनेशपुर में। और आप लोग, मधुपुरी से ज्यादा दूर नहीं है धनेशपुर, आप लोग समझ सकते हैं कि जब मधुपुरी में आपके पास जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, तो धनेशपुर जैसे जगह में कितने विषम परिस्थितियों में वो माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा ग्रहण किया होगा। उसके बाद कुसमी में जाके उसने मेहनत करके हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में अच्छे नंबरों से पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च 10 बच्चों में अपना स्थान बना पाया। ये हमारे क्षेत्र के लिए, हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं आज उस बच्चे का जिक्र आपके विद्यालय में कर रहा हूं, आने वाले समय में मैं क्या, जितने राजनेता हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे मधुपुरी के लड़के लड़कियों का नाम ले किसी मंच से, वो हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जब आप लोग इस तरह का शिक्षा ग्रहण करेंगे, उतनी मेहनत करेंगे, तो हम लोगों के लिए वो आपका सबसे बड़ा प्रेम होगा, सबसे बड़ा उपहार होगा। बाकी कार्यक्रम आज साइकिल वितरण का है, कल खेलकूद का होगा, परसों और किसी चीज का होगा, ये सब चलता रहेगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त सभी कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। आप लोगों से पहले भी इस विद्यालय में होना था, जब आप लोग पढ़ के निकल जाएंगे, आपके छोटे भाई बहन आएंगे यहाँ पर, तो भी वो कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन आपका छाप इस विद्यालय पर, इस विद्यालय परिवार पर रहे, उसके लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अभी आप लोग कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? कोई भी बताओ इसे, कोई एक लड़की एक लड़का, कोई बताओ कितना घंटे पढ़ते हो? जल्दी से सब चुप हो गए। तुम बताओ बेटा, बताओ, बैठे बैठे जी। 2 घंटा, ठीक। स्कूल में कितना घंटा? 4 घंटा, 5 घंटा। आप कितने घंटे पढ़ाई किए? 7 घंटा। दिन भर में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटे में आप 7 घंटा पढ़ रहे हैं, कितना परसेंट आता है? अभी कौन से क्लास में है? 12th में। 11th में कितना परसेंट था? 51%। अब आप अगर 7 घंटा पढ़ाई करके 51% ला रहे हैं, जब आप 15-16 घंटे पढ़ाई करेंगे तो कितना परसेंट बढ़ेगा ना? बढ़ेगा। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। आप सब अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखे होंगे कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, किसी को लगता होगा कि मेरे को प्रोफेसर और टीचर बनना है, किसी को लगता होगा कि मेरे को कलेक्टर बनना है ना? कोई सोचता होगा पुलिस वाला वर्दी देख के कि मेरे को तो एसपी बनना है या थानेदार बनना है। तो ये आपका लक्ष्य है, आप निर्धारित करके रखे हो लक्ष्य अपना। मेरा ये सुझाव है आपसे कि वो जो आपका लक्ष्य है डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और एसपी बनने का,
उसके पहले आप छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित करिए। आप अगर अभी 9th क्लास में हैं तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि 9th क्लास में आपके विद्यालय में आपको टॉपर बनना है, सबसे ज्यादा अंक लाना है आपको। और विद्यालय ही नहीं, इस पूरे विकास खंड में जितने भी हाई स्कूल हैं वहां 9वीं कक्षा में मेरे को सबसे ज्यादा अंक लाना है। ये लक्ष्य आपका निर्धारित करिए आप 1 साल के लिए। और आप लोग के जो पढ़ाई का समय है, ये बिटिया जैसे बता रही है 7 घंटा पढ़ती है करके, 4-5 घंटा स्कूल में, 2 घंटा घर में। कमोबेश यही स्थिति पूरे बच्चों का है। कोई 1-8 घंटा 2 घंटा ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के युग में, कंपटीशन के जमाने में, ये 8-10 घंटे के पढ़ाई में हम लोग अपना जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस बनने का सपना हम लोग का पूरा नहीं है। उसके लिए आप लोगों को 16-18 घंटे, 20 घंटे मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को भी महसूस करता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, पिछड़े क्षेत्र से हैं, आदिवासी अंचल से हैं। बहुत जने के घर तक पहुंचने के लिए भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि सड़क की सुविधा नहीं है। बड़े मुश्किल से वो लोग पगडंडियों के सहारे यहाँ तक पहुंचते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वापस उसी रास्ते से जाते हैं। आने जाने में समय लगता होगा। घर के लोग आर्थिक रूप से उतना समृद्ध नहीं है। खेती किसानी वाले अधिकतर लोग हैं, 90-95% के परिजन खेती किसानी वाले हैं। और बच्चों को जो हाई स्कूल में है, हायर सेकेंडरी में है, यहाँ तक कि मिडिल स्कूल के भी बच्चे बच्चियों को देखता हूँ कि जब वो लोग स्कूल से घर पहुँचते हैं तो अपने माँ और पिताजी के साथ वो लोग घर के काम में भी हाथ बढ़ाते हैं, है ना? सही। खेती किसानी का काम हो, बाड़ी का काम हो, घर का काम हो, छोटे भाई बहनों का देखभाल हो, उसमें भी आप लोग जाके निश्चित तौर पर अपने परिजनों का हाथ बढ़ाते होंगे। कोई सवेरे जल्दी उठ जाता है तो वो अपने गाय बकरी लोगों को छोड़ने, उनको चराने के लिए, उनको खोलने के लिए, चारा देने के लिए उसमें जुट जाते होंगे। शाम को वो लोग जब वापस आते होंगे चल के, तो उनको फिर से चारा देना, पानी देना, उनको बांधना, उनका व्यवस्था करना, तो पिताजी के साथ, माँ के साथ उसमें ही जुड़ते होंगे। ये जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, उसके निर्वहन के साथ साथ भी मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी थोड़ा समय बचता है, आप लोग प्रयास करिए कि आप उसको अपने विद्या अध्ययन में उपयोग करें। बहुत सारे बच्चे मोबाइल आजकल सबके पास, बीच में कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में ऑनलाइन स्कूल संचालित हो रहा था, तो सबके पास लगभग मोबाइल हो गया। जिनके परिजनों के पास पैसा नहीं था एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने के लिए बड़ा वाला, तो बच्चे जिद करते थे कि हमको कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है। कुछ परिजनों को मैं देखा हूँ उसमें में ही कि वो लोग अपना धान और बाकी फसल मक्का वक्का रखे थे, उसको बेच के बच्चे के पढ़ाई के लिए वो लोग मोबाइल खरीदते, है ना? सही बात है। बहुत से ऐसे परिवार होंगे, परिजन होंगे जो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाई के लिए मदद करते हैं। तो अब वो मोबाइल भी आपके पास है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस मोबाइल का उपयोग किस तरीके से करते हैं। कान में हेडफोन लगा के गाना सुनने का काम कर रहे हैं, या 4 बच्चे एक साथ एक ग्रुप बना के बैठ के वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, या उसमें आप ऑनलाइन की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे आपके कोर्स सिलेबस की चीजें भी आपको ऑनलाइन मोबाइल पर उपलब्ध है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस मोबाइल का उपयोग किस तरीके से करते हैं। पिक्चर देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, या फिर उसको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने कोर्स और सिलेबस से संबंधित विषय वस्तु को जानने के लिए। ये आप लोगों पर निर्भर करता है। तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेरा आप लोगों से यह आग्रह है, बल्कि सुझाव भी है, कि आप लोग जब तक 18-20 घंटे 17 घंटे आप नहीं पढ़ेंगे,
15 घंटे आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने उस जो सर्वोच्च लक्ष्य जो आप निर्धारित किए हैं उसको आप नहीं पा सकते। अगर आप 7 घंटे के बजाय शुरुआत में इकट्ठे हम चाहेंगे 14 घंटा बैठ के पढ़ लें तो संभव नहीं। अभी आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 7 घंटा पढ़ रहे हैं, विद्यालय की पढ़ाई मिला करके आप उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। सवेरे आप 6 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ जाइए, 2 घंटा आप पढ़िए, फिर 6 बजे से काम में लग जाइए, जो काम आप करते होंगे तो 2 घंटा इधर बढ़ गया, रात को 2 घंटा बढ़, ऐसे कर करके आप धीरे धीरे आपके वो आदत में, स्वभाव में, दिनचर्या में शामिल हो जाएगा और वो समय वृद्धि होते जाएगी। अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि पढ़ाई छोड़कर कुछ है ही नहीं। बाकी खेल कूद में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो पहले बोलते थे ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब उल्टा हो गया। अब देखते हैं खिलाड़ी लोग कितना पैसा कमा रहे हैं खेल के, है ना। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऐसे जो क्रिकेटर लोगों का नाम है, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जो आजकल कबड्डी भी चल रहा है, तो वो लोग कितना कमा रहे हैं। तो खेल भी कोई बुरा चीज नहीं है, आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है, पढ़ाई के साथ साथ वो भी जरूरी है। उस लाइन पर, उस विधा पर भी आप लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ऐसे ही 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा उसमें भी कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब आप उस लाइन पर भी आगे जा सकते हैं। बाकी उसके लिए जो आवश्यकता हो, जो जरूरतें हो आपको, जो आपके परिजनों से मिल रहा है, जो आपके विद्यालय से मिल रहा है, उसके अलावा अगर कुछ जरूरत हो हम लोग से, कुछ अगर ऐसी बात हो तो आप लोग निसंकोच हम लोग से भी बता सकते हैं। अपना बड़ा भाई समझ के, अपना चाचा समझ के, मामा समझ के, रिश्ता कुछ भी जोड़ लीजिए, रिश्ता कुछ भी जोड़ लीजिए हमसे, लेकिन जहां आपकी आवश्यकता है वहां पूर्ति करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मधुपुरी हाई स्कूल के जो बच्चे हैं बहुत ही आदर्शवादी, सिद्धांतवादी और बहुत मेहनत करने वाले आप बच्चे सब हैं। और आप लोग यहाँ जितने अतिथि हैं उसको अगले साल आप लोग निराश नहीं करेंगे। अभी से लेकर आज से ये आप यहाँ से शपथ लेकर जाएं कि जैसे बड़े भैया लोग बताए हैं हमको, उस तरीके से हम लोग मेहनत करेंगे और हम अपना भी और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। ठीक है? जब अगले बार आए तो आप में से कोई एक जने टॉपर होना चाहिए, ठीक ना? वैसा मेहनत करना है। और जो मधुपुरी हाई स्कूल से जो टॉपर होंगे बच्चे या बच्चियां 10वीं और 12वीं में, उनको 11,000 हजार का व्यक्तिगत पुरस्कार मैं दूंगा। ठीक है? लेकिन हमने आगे पढ़ना, टॉपर केवल विद्यालय में नहीं, आपको जिले में टॉपर होना है। मैं प्रदेश का लिमिट नहीं दे रहा हूं, ठीक है? अगर मजबूरी की बच्चे और बच्चियां 10वीं 12वीं में अगर जिले स्तर पर टॉपर होती हैं तो उनको 11,000 हजार का व्यक्तिगत पुरस्कार मैं दूंगा और अगले साल फिर उनके लिए प्रदेश स्तर का रहेगा और इनाम का राशि में 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। ठीक है? मैं हमेशा से आप लोगों के बीच में आता हूँ। यहाँ के जो अभिभावकगण यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ मंच पर जितने लोग बैठे हैं, यहाँ के शिक्षक भी, सबका मेरे को अथाह प्रेम हमेशा मिलता रहा है। और आज भी जब आप लोग अपने गेट के पास से स्वागत करते लाए, धूप में आप लोग खड़े थे, हम लोग लेट हो गए, तो हम लोग आपस में गाड़ी में राकेश भैया के साथ, अम्बिकेश भैया के साथ हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे लोग धूप में हम लोग के इंतजार में खड़े हैं और हम लोग लेट हो गए आने में। तो उसके लिए मैं आप सभी गुरुजनों से, प्यारे बच्चों से, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को
जितना देर भी धूप में खड़ा होना पड़ा, हम लोग की वजह से खड़ा होना पड़ा, उसके लिए मैं आप सबसे हमारे पूरे टीम की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले बार खेल कूद के कार्यक्रम में मैं बोला था कि नेट का कमी है, तो नेट आज आप लोगों को उपलब्ध हो गया है। जो बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे उन लोगों के लिए एक बढ़िया सुविधा उपलब्ध हो गया है। आप लोग खूब मेहनत करिए। सरपंच महोदया यहाँ बैठी है, उस खेलकूद वाले संकुल स्तरीय खेलकूद वाले कार्यक्रम में बोला था कि वो ग्राउंड थोड़ा सा ऐसा तिरछा टाइप का है, समतल नहीं है, तो उसके समतलीकरण के लिए प्रस्ताव हम लोग जनपद में रख दिए हैं। इस वित्तीय वर्ष में यह स्वीकृति हो जा रहा है। सरपंच मैडम से मैं निवेदन करूंगा कि उसका प्रस्ताव और नक्शा खसरा आप असलम भाई, विनायक जी हैं, सिराजुल हैं, इनके माध्यम से भिजवा दीजिएगा और वो काम भी स्वीकृत, आप मान के चलो कि स्वीकृत हो गया है। आपका खेल मैदान आप समतलीकरण हो जाएगा, ठीक है। पिछले बार जब हम लोग यहाँ कार्यक्रम में आए थे तो मैं उस समय बोल के गया था कि जब आने वाले समय में हम लोग आएंगे तो आप लोगों की मांगों को पूरा करके उसके बाद आएंगे। दुर्भाग्य से परिस्थिति कुछ ऐसी बनी, शासकीय काम में कुछ थोड़ी बहुत अड़चनें आती रहती हैं, तो मैं आप बच्चों से सबसे फिर से एक बार पुनः क्षमा चाहता हूँ। और आप लोगों का पिछले बार का जो मांग था बालक और बालिका दोनों के लिए शौचालय के लिए और एक मरम्मत का काम आप लोगों ने कहा था, उसको नहीं करा पाया हूँ, उसको भी इस वित्तीय वर्ष में हम लोग करा लेंगे। तो आप ये तीनों काम का मैदान समतलीकरण और शौचालय निर्माण बालक बालिका दोनों और एक भवन का निर्माण उसका जीर्णोद्धार, तो कौन सा भवन है सर से पूछ के प्रिंसिपल सर से, इन तीनों चारों चीजों का प्रस्ताव और नक्शा खसरा इसको लेते आएंगे। ये इस बार 15वें मद से और जनपद निधि से कराने का फैसला हम और अध्यक्ष जी ले चुके हैं, तो आप लोग ला के देंगे तो उसमें काम आगे बढ़ जाएगा। और आने वाले समय में जब हम लोग अगले साल या जब आप लोग बुलाएंगे, आपका प्रेम से बना रहे, जब भी हम लोग आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि उसके पहले ये चारों काम पंचायत ग्राम पंचायत एजेंसी होगा, तो ये तीनों चारों काम हो जाए। और सरपंच महोदया से विशेष निवेदन रहेगा कि काम को कोई भी करे, अपने पंचगणों में से कोई करे, आप करती हैं, जो भी करते हैं गांव के लोग ही करें और उसको ऐसा करें कि लोग नाम लें कि हाँ ये काम आपके कार्यकाल में हुआ है। गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं, बढ़िया काम होना चाहिए, तो हम लोगों को भी ठीक लगेगा। और कोई भी उल्टा सीधा काम कर देगा तो बाद में सब लोग ये बोलेंगे कि काम अच्छा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इस ओर भी सरपंच महोदय ध्यान देंगे और बाकी जो यहाँ पंचगण भी हैं उनसे भी निवेदन है कि निगरानी रखें अपने पंचायत के कामों में। जो काम हम दे रहे हैं या जो काम आपके पंचायत में आया है या जो आपके पंचायत में पैसा है, उस पैसे से भी आप लोग करा सकते हैं छोटे छोटे काम को, तो उसमें निगरानी बहुत जरूरी है, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। और ये काम केवल जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं, गांव का आम नागरिक भी खड़ा होकर बोल सकता है जहां पर गलत काम हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी सर्वप्रथम हम लोग की बनती है अगर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। आज आप लोग सब इतना प्रेम स्नेह के साथ स्वागत किए हम लोगों का, उसके लिए आप सभी बच्चों का, सभी गुरुजनों का हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यही विराम करते हुए आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो मैं आप लोगों के सामने बात रखा हूं, आप मेरी बात पर थोड़ा भी अमल करेंगे तो हम सबको अतिथियों को अच्छा लगेगा और इसका परिणाम आने वाले दिनों पर भी दिखेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कुश्ती, जय और निश्चित रूप से आपके द्वारा बताई गई बातों को हमारे बच्चे अमल करेंगे और भविष्य में अच्छा रिजल्ट देंगे, मुझे पूरा ऐसा विश्वास है। जैसे कि महोदय ने कहा, कोई भी शॉर्टकट से लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मंजिल को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम मेहनत की आवश्यकता होती है। आप निरंतर प्रयास करते रहिए और मंजिल आपको जरूर मिलेगी।
कहा गया है मंजिलें उन्हें मिलती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको आपका सपना बड़ा रखने की आवश्यकता है। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आदरणीय महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे संस्था के प्रचार महोदय से अनुरोध करूंगा कि सप्ताहार के तुरंत पश्चात ग्राउंड की तरफ अतिथियों को लेकर चलेंगे और साथ ही साथ वहीं पे हमारे जितने भी अतिथिगण हैं साइकिल वितरण का कार्यक्रम वहीं पे। जी जी हाँ ठीक है। साइकिल 20 जी आप लोग सभी अभी खड़े हो जाइए जगह में और हमारे अतिथियों को जाने के लिए जगह। सबको सर सभी लोगों बाकी बच्चे लोग आ जाओ पीछे, आ जाओ आप लोग भी आ जाओ सब लोग। आइए सब लोग आइए, सब लोग आइए। वीडियो बनाना बहुत ऊपर हो जाएगा सर, ये बिगाड़ेगा। कवर हो जा रहा है। वीडियो रहेगा ना? यस सर। शुरू में नट बोल्ट सबका टाइट कराना पड़ेगा ना बेटा। टाइट करना कहाँ से आते हैं? बढ़िया पढ़ना अब ना, समय पर स्कूल और समय पर घर, ठीक है? कहाँ से करोगे? 11,000 पाना है ना? हवा भरवा लीजिएगा ना सब लोग। बहुत बहुत बधाई आप लोग को, बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को। और जिनको नहीं मिला है उन्हें लाख मत मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। बाकी में है तो कुछ साल बाद मिलेगा। पानी नहीं मिलता, बहुत परेशानी होता है।